हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू क्लास 11th अकाउंट्स। हम लोग बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स पढ़ रहे थे और लास्ट क्लास में हम लोगों ने एसेट को समझा था कि एसेट क्या होता है, एसेट कितने टाइप के होते हैं। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कैपिटल एंड लायबिलिटीज को। अगर आपने पिछली वाली क्लासेस नहीं करी है तो सबसे पहले आप उसे जाके कंप्लीट करो, क्योंकि देखो आपका जो क्लास है वो एकदम सीक्वेंस में सिस्टमैटिक ढंग से चल रहा है। तो अगर आप एक भी क्लास को मिस कर देते हो तो हो सकता है कि आपको आगे बातें अच्छे से समझ में ना आए। तो चलो फटाफट हम लोग सबसे पहले आज की क्लास शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि कैपिटल क्या होता है। आप लोगों ने बहुत बार नाम सुन रखा होगा कैपिटल वर्ड का। तो आसान भाषा में बोला जाए, बिजनेस का जो ऑनर होता है, बिजनेस का जो मालिक होता है, वो जब बिजनेस में पैसा लगाता है तो उसी को हम कैपिटल बोलते हैं। यानी बिजनेस के ऑनर के द्वारा जो कुछ भी बिजनेस में लगाया जाता है, जो इन्वेस्ट कराई जाती है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों? उसको बोलते हैं हम लोग कैपिटल। फटाफट आप मेरे साथ लिखो, कैपिटल क्या होता है? कैपिटल होता है जो अमाउंट इन्वेस्ट किया जाता है, अमाउंट इन्वेस्टेड बाय द प्रोपराइटर, अमाउंट इन्वेस्टेड बाय द प्रोपराइटर। ये प्रोपराइटर कौन होते हैं सर? ये प्रोपराइटर होते हैं बिजनेस ऑनर। प्रोपराइटर को बोला जाता है बिजनेस ऑनर, जो बिजनेस के मालिक होते हैं। ठीक है, तो मैंने क्या बोला? अमाउंट इन्वेस्टेड बाय द प्रोपराइटर इन अ बिजनेस, इन अ बिजनेस कॉल्ड कैपिटल। कोई सा भी अमाउंट जो बिजनेस में प्रोपराइटर के द्वारा इन्वेस्ट किया जाता है उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम कैपिटल बोलते हैं बच्चों। ठीक है, तो इसमें तीन वर्ड हुआ। एक तो हुआ अमाउंट, यानी कि आप जो भी इन्वेस्टमेंट है उसे आप अमाउंट के टर्म में रखोगे। जब अमाउंट हम इन्वेस्ट करते हैं किसके द्वारा? बिजनेस के ऑनर के द्वारा, प्रोपराइटर के द्वारा बिजनेस के अंदर, तो वो क्या बन जाता है? वो बन जाता है कैपिटल। अब यहां पे एक बात को आपको समझना होगा कि ये जो मैंने बोला अमाउंट इन्वेस्टेड, अमाउंट इन्वेस्टेड इन बिजनेस, अमाउंट इन्वेस्टेड इन बिजनेस। अब बिजनेस के अंदर जो आप अमाउंट इन्वेस्ट करोगे, बिजनेस के अंदर जो आप अमाउंट इन्वेस्ट करोगे वो आपका किस फॉर्म में हो सकता है? आप बिजनेस के अंदर जो आप अमाउंट इन्वेस्ट करोगे वो आपका किस फॉर्म में हो सकता है? तो सर अमाउंट अगर हम बिजनेस के अंदर इन्वेस्ट करेंगे तो वो एक तो कैश के फॉर्म में हो सकता है, एक क्या हो सकता है? वो कैश के फॉर्म में हो सकता है। दूसरा सर वो गुड्स के फॉर्म में हो सकता है, जिस चीज का आपका बिजनेस हो उसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हो, यानी गुड्स के फॉर्म में हो सकता है। तीसरा, अगर बिजनेस ऑनर चाहे तो वो कोई एसेट भी बिजनेस के अंदर इन्वेस्ट कर सकता है, वो एसेट भी इन्वेस्ट कर सकता है। ये क्या होता है सर? इसको थोड़ा अच्छे से समझाओ तो हम लोग फटाफट इसको समझते हैं। ठीक है, देखो अब मान के चलो कि ये हमारा एक बिजनेस है, ये हमारा एक बिजनेस है। ठीक है, यहां पे हम अपना एक बिजनेस शुरू कर रहे हैं। ठीक है, ठीक है सर। अब बिजनेस में क्या चाहिए? अब मान के चलो ये बिजनेस हमारा है, हम कोई रिटेल का बिजनेस शुरू कर रहे हैं, जहां पे मान के चलो हम मोबाइल का शॉप शुरू कर रहे हैं, हम मोबाइल का रिटेल बिजनेस शुरू कर रहे हैं। ठीक है, तो सर मोबाइल का अगर रिटेल बिजनेस शुरू कर रहे हैं और ये मैं हूं, ये मेरे बिजनेस ऑनर है। ठीक है, ये कौन है? ये बिजनेस ऑनर है। तो बिजनेस ऑनर को बिजनेस में मोबाइल का रिटेल शॉप शुरू करने के लिए बताओ बच्चों क्या सब लगाना पड़ेगा? तो सबसे पहली बात तो सर आपको बिजनेस के अंदर पैसा लगाना पड़ेगा। बिजनेस के अंदर क्या लगाना पड़ेगा? कैश के फॉर्म में आपके पास बिजनेस में पैसा होना चाहिए, जिससे कि हम रेंट चुका सके, जो हम दुकान लगाए हैं उसका वर्किंग कैपिटल के लिए हमारे पास पैसा चाहिए। अगर हम कोई स्टाफ को रखते हैं तो स्टाफ के लिए पैसा चाहिए, तो कैश तो देना पड़ेगा। अब मोबाइल का शोरूम है, हमारे पास ऑलरेडी 2-4 मोबाइल पहले से था, हम चाहे तो गुड्स भी लगा सकते हैं। अब मोबाइल के शोरूम में गुड्स क्या होगा? तो मोबाइल होगा। इसके अलावा मोबाइल के शोरूम के लिए हमें लैपटॉप भी चाहिए। हमारे पास पर्सनल लैपटॉप था तो चलो हमने लैपटॉप लेके आ गया।
अपने बिजनेस में हम लैपटॉप भी लगा दिए। तो हर एक का कुछ ना कुछ वैल्यू है, अमाउंट के रूप में है। मान के चलो हम कैश के रूप में हमने 1 लाख रुपया लगाया, कैश के रूप में हमने 1 लाख रुपया लगाया। गुड्स हमने 20,000 का, हमारे पास मोबाइल फोन था। लैपटॉप हमारा जो है 80,000 का था। तो कुल मिला के हमने 80 + 20 + 1 लाख यानी 2 लाख रुपीस लगाया। बिजनेस का ऑनर ने बिजनेस के अंदर क्या किया, अमाउंट इन्वेस्ट किया, कैश के रूप में, गुड्स के रूप में, एसेट के रूप में। तो ये जो 2 लाख है वो क्या कहलाएगा बच्चों, इसी को हम लोग कैपिटल के नाम से जानेंगे। ठीक है, तो कैपिटल क्या हुआ, कैपिटल हुआ कि कोई सा भी अमाउंट, चाहे नगद में हो, चाहे गुड्स के फॉर्म में हो, या कोई संपत्ति के फॉर्म में हो। ठीक है, अगर आप बिजनेस के अंदर लगाते हो, ठीक है, तो उसी को हम लोग कैपिटल कहते हैं, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कैपिटल कहते हैं। अब यहां पे एक बात और समझो, कैपिटल जो होता है वो बिजनेस के लिए लायबिलिटीज के तरह ही काम करता है। कैपिटल बिजनेस के लिए लायबिलिटीज के नेचर का ही होता है। एक प्रकार के से आपको यह समझना होगा कि ये बिजनेस के ऑनर के द्वारा इन्वेस्ट किया हुआ है बिजनेस के अंदर, तो इसे हम इंटरनल लायबिलिटीज के नाम से जानेंगे। तो फटाफट आप मेरे साथ लिखो, लायबिलिटीज टुवर्ड्स ऑनर, यानी बिजनेस का जो ऑनर है उसके प्रति जो लायबिलिटीज होता है इज नोन एज कैपिटल। यानी बिजनेस के ऑनर के प्रति जो लायबिलिटीज होता है उसी को हम लोग कैपिटल बोलते हैं। ठीक है, इट इज ऑल्सो नोन एज इंटरनल लायबिलिटी। इट इज ऑल्सो नोन एज इंटरनल लायबिलिटीज। ठीक है, तो यानी कि कैपिटल जो है लायबिलिटीज का ही नेचर का है, लेकिन ये बाहर वालों का कर्जा नहीं है, ये अपने घर के अंदर का ही है। यानी बिजनेस का ऑनर ही बिजनेस में जो इन्वेस्टमेंट किया है वो उसके प्रति है, तो इसे हम इंटरनल लायबिलिटीज के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, इसके अलावा भी कैपिटल का बहुत सारा नाम है। जब आप कंपनी अकाउंट क्लास 12 में पढ़ोगे तो आप देखोगे कि कंपनी में कैपिटल को इक्विटी के नाम से भी जाना जाता है, इसको नेटवर्थ के नाम से भी हम लोग जानेंगे। ठीक है, कैपिटल ऑल्सो नोन एज नेटवर्थ। कैपिटल ऑल्सो नोन एज नेटवर्थ, या इसको हम ऑनर इक्विटी के नाम से भी जानते हैं। और ऑनर्स इक्विटी, बिजनेस के मालिक का इक्विटी। ठीक है, तो हमने देखा कि कैपिटल क्या होता है, बिजनेस का ऑनर जब बिजनेस में पैसा लगाता है तो वो कैपिटल बनता है। कैपिटल गुड्स के फॉर्म में भी हो सकता है, एसेट के फॉर्म में भी हो सकता है, कैश और बैंक के भी फॉर्म में हो सकता है। उसी को इंटरनल लायबिलिटीज भी बोलते हैं, उसी को नेटवर्थ भी बोलते हैं, उसी को ऑनर इक्विटी भी बोलते हैं। अब देखो बच्चों, एक इक्वेशन आगे चल के आपको मिलेगा। इक्वेशन आपका होता है कि एसेट बराबर कैपिटल प्लस लायबिलिटीज। ये आपको डिटेल में हम जब अकाउंटिंग इक्वेशन चैप्टर पढ़ाएंगे तो वहां पे सिखाएंगे, बस अभी आप नोट कर लो, अभी आपको इसको समझने की जरूरत नहीं है। एसेट इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटीज। एसेट जो होता है कैपिटल प्लस लायबिलिटीज के बराबर होता है। ठीक है, अगर मैं आप समझना चाहो तो बहुत आसान भाषा में बता सकता हूं। मान के चलो एक बिजनेस के अंदर 5 लाख रुपए का एसेट है। एसेट का मतलब क्या हुआ, आपने ऑलरेडी जान रखा है कि एसेट का मतलब हुआ कैश, बैंक बैलेंस, या आपने कोई एसेट खरीद रखी है, जमीन खरीद रखी है, बिल्डिंग खरीद रखी है। तो वो 5 लाख सोचो कहां से आया होगा, या तो बिजनेस का ऑनर बिजनेस में पैसा लगाया होगा या बाहर से कर्जा लिए होंगे। इसीलिए अगर 5 लाख का एसेट है, अगर 5 लाख का एसेट है, इसका मतलब कुछ बिजनेस का ऑनर पैसा लगाया होगा और बाहर वालों से कर्जा लिए, तो उसको लायबिलिटीज बोलते हैं। तो हमेशा एसेट जो होता है, मान के चलो हमने कैपिटल 2 लाख का लगा रखा, हमने खुद का पैसा 2 लाख का है और बाहर से इसका मतलब हमने 3 लाख लेके रखा होगा, तो हमेशा एसेट जो होता है कैपिटल और लायबिलिटीज के बराबर होगा। यानी जितना पैसा रहेगा उतना का ही तो एसेट हम खरीद सकते हैं। सोचो अगर कहीं दुकान में जाते हो, मान के चलो आपको कोई एसेट लेना है, आपको गाड़ी लेनी है,
ठीक है। तो आप देखते हो कि हमारे पॉकेट में खुद का कितना है, दोस्त लोग से उधार ले लोगे तो उसको लाइबिलिटीज बोलते, खुद का पैसा होगा तो वो कैपिटल होगा। यानी कैपिटल और लाइबिलिटीज मिला के ही तो आप एसेट खरीद सकते हो। उसके लिए पैसा तीसरा कहीं से नहीं आएगा, या तो कैपिटल से आएगा या फिर लाइबिलिटीज से आएगा। इसीलिए हमेशा एसेट इक्वल टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज होता है। ठीक है। अगर इसको इक्वेशन को और तोड़ोगे, अगर कैपिटल निकालना हो तो सर, तो कैपिटल निकालना हो तो आप इस तरह से लिख सकते हैं, कैपिटल इक्वल टू एसेट माइनस लाइबिलिटीज। यानी एसेट लाइबिलिटीज को इस साइड लेके आ जाओगे। अगर आपने इक्वेशन अच्छे से पढ़ा है तो आपको पता होगा कि लाइबिलिटीज को इस साइड लाओगे तो माइनस में चला जाएगा, इसीलिए एसेट में से लाइबिलिटीज घटा दोगे तो क्या बन जाएगा, कैपिटल बन जाएगा। ठीक है। तो आई होप क्लियर हो गया होगा कि कैपिटल क्या होता है। कैपिटल होता है वो अमाउंट जो बिजनेस का ओनर बिजनेस में इन्वेस्ट करता है, उसको कैपिटल बोलते हैं। तो आप लोग फटाफट इसे नोट कर लो, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलो बच्चों, अब हम लोग बात कर लेते हैं लाइबिलिटीज। लाइबिलिटीज का मतलब क्या होता है सर, हिंदी में इसको बोलते हैं दायित्व। लाइबिलिटीज को क्या बोलते हैं, दायित्व। दायित्व का मतलब आपको, आपका जिम्मेदारी जो है, यानी आपको किसी को पेमेंट करना है फ्यूचर में, आपका एक दायित्व बनता है, उसे हम बोलते हैं लाइबिलिटीज। अगर आसान भाषा में समझो, ठीक है, घरेलू भाषा में अगर समझो तो इसे हम बोलते हैं कर्जा। बाहर वालों से जो आप कर्जा लेके रखते हो, ठीक है, उसी को हम बोलते हैं लाइबिलिटीज। अब जैसे कि आपने उधारी किसी से कोई सामान खरीद लिया, बैंक से कोई कर्जा ले लिया, अपने किसी दोस्त से कर्जा ले लिया, तो वो बन जाता है आपका लाइबिलिटीज। ठीक है। अब देखो, बिजनेस के अंदर दो फॉर्म में पैसा आते हैं, ध्यान से सुनना मेरी बात। हमेशा बिजनेस के अंदर जो पैसा आते हैं, कोई भी अमाउंट आता है, ठीक है, या कोई गुड्स आता है, कोई एसेट आता है, तो दो फॉर्म में आता है। ठीक है। एक तो होता है बिजनेस का ऑनर, जो बिजनेस चला रहा है, जो बिजनेस की शुरुआत की है, वो बिजनेस के अंदर गुड्स के रूप में, कैश के रूप में, एसेट के रूप में बिजनेस में इन्वेस्ट करता है। ठीक है। उसको तो हमने अभी अभी पढ़ा है, उसको बोलते हैं कैपिटल। ठीक है। बट ऑनर के अलावा अगर कोई दूसरा व्यक्ति, कोई तीसरा व्यक्ति बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट करता है, ठीक है, कोई दूसरा तीसरा व्यक्ति अगर बिजनेस में पैसा लगाता है, ठीक है, तो वो बन जाता है लाइबिलिटीज। ठीक है। इसको फटाफट हम लोग लिखेंगे, लाइबिलिटीज क्या होता है। तो लाइबिलिटीज मीन्स अमाउंट पेएबल। अमाउंट क्या है, पेएबल है बाय द बिजनेस, अमाउंट पेएबल बाय द बिजनेस अदर देन ऑनर, अदर देन ऑनर। ये क्या हो गया सर, इसको समझते हैं। मैंने क्या बोला, मालिक को छोड़कर, यानी बिजनेस का जो मालिक है उसको छोड़कर, मालिक को छोड़कर जो अमाउंट चुकाने पड़ेंगे, जो अमाउंट चुकाने पड़ेंगे फ्यूचर में, जो अमाउंट चुकाने पड़ेंगे, वही लाइबिलिटीज है। वही क्या है, लाइबिलिटीज है। अब मालिक को जो चुकाना है वो तो कैपिटल होगा, मालिक को जो पेमेंट करना है वो तो कैपिटल होगा, लेकिन उसके अलावा जो चुकाने पड़ते हैं वही क्या बन जाता है, वही बन जाता है बच्चों लाइबिलिटीज। अब जैसे समझो, अगर मैं एग्जांपल दे दूं सर, एग्जांपल देके समझाओ। ठीक है। अब जैसे कि हमने बैंक से लोन लेके रखा है, हमने बैंक से लोन लेके रखा है, तो हमें हमारे बिजनेस में पैसा तो आया, हमारे बिजनेस में पैसा तो आया, बट उसे चुकाना पड़ेगा। वो बाहर वालों का पैसा है, उसे चुकाना पड़ेगा। ठीक है। दूसरा, हम किसी से उधारी गुड्स खरीद के लाए, मान के चलो हमारे बिजनेस में कुछ गुड्स की जरूरत थी, हम किसी से उधारी खरीद के लाए, तो उसको हम लोग आगे चल के पढ़ेंगे, उसको बोलते हैं क्रेडिटर। उसको क्या बोलते हैं, क्रेडिटर, जिससे हम उधारी गुड्स खरीदते हैं। जैसे कि मान के चलो आपको मम्मी बोली कि ग्रोसरी खरीद के लेके आ जाओ, तो आप बोले कि जाओ अंकल को बोल देना कि उधारी आप रजिस्टर में नोट कर ले। ठीक है। तो आप गए, बोले अंकल ग्रोसरी दो, और अंकल ने रजिस्टर में नोट कर लिया। तो आपके लिए अगर यही सेम चीज अगर बिजनेस के अंदर हो, तो वो अंकल जो है आपके लिए क्या बन जाएंगे, क्रेडिटर बन जाएंगे, क्योंकि उन्होंने आपको उधारी गुड्स बेचा है और आपने उनसे उधारी गुड्स खरीदा है, तो आपके लिए क्या बन गए वो, क्रेडिटर। इसको हिंदी में बोलते हैं लेनदार, इसको हम क्या बोलते हैं हिंदी में, लेनदार। ठीक है।
ठीक है सर। उसी तरह से अगर मान के चलो आपने किसी मित्र से लोन ले लिया, तो कोई भी तरह का लोन होगा, ठीक है, वो आपके लिए लायबिलिटीज कहलाएगा। बैंक में आपने अपने खाते में मान के चलो 10,000 रुपया जमा किए और उससे आप ज्यादा निकाल लेते हैं, ये जनरली बिजनेसमैन को दिया जाता है ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी। तो उस केस में अगर आप बैंक से ओवरड्राफ्ट कर रहे हो तो ये भी आपके लिए लायबिलिटीज बन जाता है। इस तरह से बहुत सारे लायबिलिटीज है जो आपको आगे चल के मिलेगा। बट आप समझ लो कि ये मान के चलो आपका बिजनेस है, मान के चलो ये आपका बिजनेस है, इस बिजनेस के अंदर आपको मान के चलो 10 लाख रुपए चाहिए, बिजनेस के अंदर 10 लाख चाहिए, ठीक है। और ये आप हो चिंटू, ठीक है। अब आप बिजनेस के कौन हो, बिजनेस के ऑनर हो। तो आपने सोचा कि हमारे पापा और खुद से हम सब लोग मिला के यानी अपने फैमिली से लेके आपने 5 लाख रुपए तक का जुगाड़ कर लिया, ठीक है। आपने 5 लाख का जुगाड़ कर लिया, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे सर, इसको बोलेंगे कैपिटल। बिजनेस का ऑनर जब बिजनेस में पैसा लगाता है तो उसको बोलते हैं कैपिटल। बट बिजनेस में तो 10 लाख की जरूरत है, तो आपने एक बैंक को बोला, रिक्वेस्ट किया कि आप मुझे कर्जा दे दो। आपने सारा डॉक्यूमेंट्स दिखाया कि देखो मैं आपको टाइम पे आपको चुका दूंगा। आपने सारा प्रोजेक्ट रिपोर्ट बना के दिया, आपको बैंक ने कर्जा लेके दे दिया, आपको बैंक ने कर्जा दे दिया 5 लाख का, 5 लाख का बैंक ने लोन दे दिया। तो ये जो लोन होगा 5 लाख, ये क्या बन जाएगा आपके लिए सर, ये बन जाएगा लायबिलिटीज, क्योंकि यहाँ पे बाहर वाला इंक्लूड है। बिजनेस के ऑनर के अलावा अगर हम किसी को चुकाते हैं पैसा तो वो बन जाता है हमारा, क्या बन जाता है, लायबिलिटीज बन जाता है। आई होप क्लियर हो गया होगा लायबिलिटीज, कि लायबिलिटीज होता है जो अमाउंट पे किया जाता है बिजनेस के द्वारा अदर देन बिजनेस ऑनर। उसके अलावा अगर हमें किसी को कुछ चुकाने की जरूरत होती है तो वही हमारा क्या कहलाता है, लायबिलिटीज कहलाता है, ठीक है। अब यहां पे भी इक्वेशन आता है, हमने इक्वेशन की बात कर रखी थी कि एसेट इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटीज, हमने इक्वेशन बोला था। वैसे हम इसके बारे में हमारा एक चैप्टर ही है जो हमने अकाउंटिंग इक्वेशन पढ़ना है, एसेट इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटीज, कैपिटल प्लस लायबिलिटीज। तो सर लायबिलिटीज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अगर हमें लायबिलिटीज कहीं पे, अगर हमें एसेट दिया हुआ है, कैपिटल दिया हुआ है और हमें लायबिलिटीज निकालने की जरूरत है, तो कैपिटल को इस साइड भेज दो, यानी एसेट में से कैपिटल घटा दोगे तो क्या बन जाएगा, लायबिलिटीज बन जाएगा, ठीक है। चलो, तो अगर आपको आसान भाषा में समझनी है कि लायबिलिटीज क्या होता है, तो आप बोल सकते हो बाहर वाले को जब कभी भी पैसे की चुकाने की जरूरत पड़ती है, जब भी हमें कुछ चुकाने की जरूरत पड़ती है तो वो हमारा बन जाता है लायबिलिटीज, ठीक है। चलो, अब आपके मन में एक सवाल आएगा कि सर आपने कैपिटल को भी बोला कि कैपिटल क्या होता है, इंटरनल लायबिलिटीज होता है, और एक तरफ से आप अलग से लायबिलिटीज पढ़ा रहे हो, तो थोड़ा सा क्लियर करो, थोड़ा कंफ्यूजन को दूर करो। तो चलो हम लोग कंफ्यूजन को दूर करते हैं और हम लोग बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ लायबिलिटीज। हम लोग क्या बात कर रहे हैं, क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन ऑफ लायबिलिटीज, लायबिलिटीज की क्लासिफिकेशन। तो देखो बच्चों, हम लोग जो लायबिलिटीज को बांटेंगे वो हम 2 भाग में बांट के पढ़ने वाले हैं। लायबिलिटीज को हम लोग 2 भाग में बांटेंगे, ठीक है सर। एक तो हमारा हो जाएगा इंटरनल लायबिलिटीज, एक क्या हो जाएगा, इंटरनल लायबिलिटीज, और दूसरा होगा एक्सटर्नल लायबिलिटीज। अब यहां पे आप ध्यान से सुनना, इंटरनल लायबिलिटीज मैंने क्या बोला, एक तो हो जाएगा इंटरनल लायबिलिटीज, ठीक है, और दूसरा होता है एक्सटर्नल लायबिलिटीज। दूसरा क्या हुआ, एक्सटर्नल लायबिलिटीज। ठीक है। अब देखो यहां पे आपको मैं क्लियरली बता देता हूं कि ये आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए है, ठीक है। बट जब बात आ जाए अकाउंटिंग और प्रैक्टिकल वे में, तो इंटरनल लायबिलिटीज को हम लोग कैपिटल के नाम से जानते हैं, इंटरनल लायबिलिटीज को हम कैपिटल के नाम से जानते हैं, और एक्सटर्नल लायबिलिटीज को जस्ट लायबिलिटीज के नाम से जानते हैं, ठीक है। जस्ट आपको समझने के लिए मैं आपको लायबिलिटीज को क्लासिफाई करके बताया कि एक तो होता है घर का कर्जा, यानी बिजनेस ऑनर ही पैसा लगा के रखा है तो उसको इंटरनल लायबिलिटीज बोलते हैं, एक होता है एक्सटर्नल लायबिलिटीज बाहर वालों का, ठीक है। अब देखो बच्चों, कैपिटल के अंदर भी 2 टर्म आते हैं। कैपिटल के अंदर, इंटरनल लायबिलिटीज के अंदर एक तो हो जाएगा कैपिटल इटसेल्फ, जो कैपिटल जो बिजनेस ऑनर द्वारा बिजनेस के अंदर पैसा लगाया है, और दूसरा आता है रिजर्व एंड सरप्लस।
दूसरा क्या आता है, रिजर्व एंड सरप्लस। ठीक है, रिजर्व एंड सरप्लस क्या होता है कि हर साल आप या तो कुछ प्रॉफिट कमाओगे या आपको लॉस होगा। ठीक है, उसको अब हर साल जो प्रॉफिट कमाओगे या लॉस होगा, सारा का सारा पैसा तो ऐसा नहीं होगा कि बिजनेस से निकाल लोगे, कुछ पैसा बिजनेस में बचेगा, उसको बोलते हैं रिटेन अर्निंग, यानी पैसा को आप रिटेन करके रख रहे हो। ठीक है, आप देखोगे कि अगर प्रॉफिट होता है, अगर प्रॉफिट होता है तो क्या होगा, कैपिटल बढ़ेगा, कैपिटल क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, कैपिटल इंक्रीज हो जाएगा। बट अगर लॉस हो गया तो हमारा कैपिटल क्या हो जाएगा, घट जाएगा, कैपिटल क्या होगा, माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो ये इसी इक्वेशन पे चलता है। ठीक है, तो हमने बात करी कि कैपिटल के अंदर तो कैपिटल आता है, दूसरा रिजर्व एंड सरप्लस, यानी जो पैसा हम प्रॉफिट में से बचा कर रखते हैं। अगर आप आसान भाषा में लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो, रिजर्व एंड सरप्लस का मतलब क्या हुआ, जो पैसा प्रॉफिट में से बचाकर रखते हैं, जो पैसा प्रॉफिट में से बचाकर रखते हैं, जो पैसा प्रॉफिट में से बचाकर रखते हैं। ठीक है, उसी को क्या बोला जाता है, रिजर्व एंड सरप्लस बोला जाता है। तो अगर बोला जाए तो कैपिटल के अंदर कैपिटल भी आता है और रिजर्व एंड सरप्लस भी आता है, दोनों मिला के क्या बन जाता है, इंटरनल लायबिलिटीज। ठीक है, चलो अब बात कर लेते हैं एक्सटर्नल लायबिलिटीज के अंदर। तो देखो एक्सटर्नल लायबिलिटीज को भी दो भाग में बांटा गया है, एक्सटर्नल लायबिलिटीज को भी कितने भाग में बांटा गया है, दो भाग में। एक तो होता है करंट लायबिलिटीज, दूसरा होता है नॉन करंट लायबिलिटीज। एक क्या होता है सर, एक होता है करंट लायबिलिटीज और दूसरा होता है नॉन करंट लायबिलिटीज। आपने एसेट में भी पढ़ रखा होगा कि दो एसेट होते हैं, करंट एसेट, नॉन करंट एसेट। इसके अलावा हमने पढ़ा था एक फिक्टिशियस एसेट भी होता है। तो करंट एसेट क्या होता है, जिसे एक साल के अंदर कैश में कन्वर्ट कर दे। तो यहां पे भी सेम लॉजिक यहां पे भी अप्लाई होता है। करंट लायबिलिटीज ऐसा लायबिलिटीज जिसे एक साल के अंदर पेमेंट करने की जरूरत होती है। ठीक है, ये क्या होता है कि ये रीपे करना पड़ता है, रीपे या आप बोल सकते हो पेएबल, रीपे या फिर पेएबल विद इन 1 ईयर। एक साल के अंदर अगर आपको पे करने की जरूरत है तो वो क्या बन जाती है, करंट लायबिलिटीज। ठीक है, जो एक साल के अंदर पेमेंट करने की जरूरत बन जाए तो उसे हम करंट लायबिलिटीज बोलते हैं। ठीक है, रीपे या पेएबल विद इन एक साल, यानी एक साल के अंदर। इसके सर एग्जाम्पल भी बता दो कुछ, तो सर फटाफट लिखो एग्जाम्पल क्या क्या होगा। एक तो होगा क्रेडिटर मतलब जिससे हम उधारी गुड्स खरीदते हैं। अब मान के चलो आपको मम्मी बोला कि जाओ ग्रोसरी खरीद के लाओ, तो आपने अंकल को बोला ग्रोसरी, आपने वहां से उधारी खरीद लिया। अब ऐसा होगा कि आपको उसको 4 साल के बाद पेमेंट करोगे सर, ऑब्वियसली उनका दुकान है, उनका धंधा है। अगर हम आज उधार लिए तो हमें 2-4 दिन के अंदर या 1-2 महीने के अंदर पेमेंट करने की जरूरत पड़ जाएगी, यानी एक साल के अंदर हमें वापस पेमेंट करना पड़ता है। इसीलिए क्रेडिटर क्या होता है, करंट लायबिलिटीज कहलाता है। उसी तरह से एक होता है बिल्स पेएबल। क्या होता है, बिल्स पेएबल। ये टर्म्स को आगे समझेंगे हम लोग। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं शॉर्ट टर्म लोन। अगर हम एक साल के अंदर का कोई लोन लेके बैठे हैं तो शॉर्ट टर्म लोन भी करंट लायबिलिटीज के अंदर आ जाता है। शॉर्ट टर्म लोन, शॉर्ट टर्म, इसको लायबिलिटीज को हटाओ, इसको लिखो शॉर्ट टर्म लोन। ठीक है, उसके बाद सर अगर हम बैंक से ओवरड्राफ्ट के रूप में लिए हैं तो ये बैंक ओवरड्राफ्ट भी हमारा जो है वो करंट लायबिलिटीज ही कहलाती है। ठीक है, चलो इसके अलावा भी लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो। एक होता है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, यानी कि करंट लायबिलिटीज क्या हुआ, ऐसा लायबिलिटी जिसे हमें एक साल के अंदर पेमेंट करने की जरूरत होती है। बहुत आसान, एक साल के अंदर हम अगर चुकाते हैं अगर उसे, तो करंट लायबिलिटीज कहलाएगा, जिसका एग्जांपल है क्रेडिटर, बिल्स पेएबल, शॉर्ट टर्म लोन, बैंक ओवरड्राफ्ट, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। चलो सर अब बता दो नॉन करंट लायबिलिटीज क्या होता है। नॉन करंट लायबिलिटीज क्या होता है, तो नॉन करंट लायबिलिटीज होता है ऐसा लायबिलिटी जो रीपे हो, जिसका पेमेंट हमें करना पड़े आफ्टर 1 ईयर। एक साल के अंदर अगर पेमेंट करना पड़ा तो वो तो करंट लायबिलिटीज बन गया, और एक साल के बाद अगर पेमेंट करने की जरूरत पड़ती है तो वो हमारा नॉन करंट लायबिलिटीज कहलाता है, रिपेबल आफ्टर 1 ईयर। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना पड़ेगा कि
कौन सा करंट लाइबिलिटीज होता है और कौन सा नॉन करंट लाइबिलिटीज होता है। तो करंट लाइबिलिटीज क्या हुआ, जो 1 साल के अंदर चुकाने की जरूरत पड़े, नॉन करंट लाइबिलिटीज जिसे 1 साल के बाद चुकाने की जरूरत पड़ती है। तो सर फटाफट एग्जाम्पल भी बता दो, नॉन करंट लाइबिलिटीज के अंदर एग्जाम्पल क्या क्या कवर होगा। तो एक तो एग्जाम्पल हो गया लॉन्ग टर्म लोन। अगर आप बैंक से या किसी और से अगर लंबे समय के लिए लोन लेते हो, यानी 1 साल से अधिक का लोन लेते हो, तो वो लॉन्ग टर्म लोन कहलाता है। आप जब कंपनी अकाउंट्स पढ़ोगे तो एक कॉन्सेप्ट होता है डिवेंचर, ये भी 1 साल से अधिक के लिए ये लोन लेते हैं, उसे हम नॉन करंट लाइबिलिटीज बोलते हैं। तो चलो, आई होप आपको एक्सटर्नल लाइबिलिटीज समझ में आ गया होगा। अब चलो, अब हम लोग बात करते हैं एसेट और लायबिलिटीज के बीच में डिफरेंस, संपत्ति और दायित्व के बीच में डिफरेंस। कभी कभी आपको 2 मार्क्स से 3 मार्क्स का आपको डिफरेंस का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो चलो हम लोग फटाफट समझते हैं। तो सर एसेट क्या होता है। एसेट हमने बात किया, एसेट से हमें फ्यूचर में बेनिफिट होता है, बिजनेस को चलाने में एसेट क्या करता है, मदद करता है। ठीक है, तो एसेट की वजह से तो सर फ्यूचर बेनिफिट मिलता है, फ्यूचर बेनिफिट मिलता है एसेट की वजह से। बट लायबिलिटीज, तो सर लायबिलिटीज क्या होता है, एक जिम्मेदारी होती है रीपेमेंट करने की फ्यूचर में। ठीक है, तो लायबिलिटीज को हम लोग क्या बोलेंगे, लायबिलिटीज को बोलेंगे ऑब्लिगेशन। ऑब्लिगेशन का मतलब क्या होता है, जिम्मेदारी, ऑब्लिगेशन टू रीपे इन फ्यूचर, ऑब्लिगेशन टू रीपे इन फ्यूचर, फ्यूचर में रीपेमेंट करने की जिम्मेदारी होती है। तो कौन सा बढ़िया हुआ हमारे बिजनेस के लिए, यानी कौन बढ़ेगा तो हमें खुशी मिलेगी। सर एसेट बढ़ेगा तो खुशी मिलेगी, क्योंकि एसेट से हमारा बिजनेस का भला होगा, बिजनेस को चलाने में हमें मदद मिलेगा। ठीक है, लायबिलिटीज, लायबिलिटीज तो सर कर्जा हो गया, हमें पेमेंट करने की जरूरत होगी, तो लायबिलिटीज को हमेशा हमें कम करके रखना है और एसेट को हमेशा बढ़ाना है। तो एज ए बिजनेसमैन हमें क्या सोचना होगा कि हमारा एसेट बढ़ेगा तो अच्छा होगा बिजनेस के लिए, और लायबिलिटीज जितना कम होगा उतना बिजनेस के लिए अच्छा होगा। आप जरा खुद के हिसाब से सोचो कि आप अगर कोई बिजनेस करते हो तो आप क्या सोचोगे कि हमारा संपत्ति ज्यादा से ज्यादा बढ़े, हम लैंड में इन्वेस्ट करें, हम बिल्डिंग में इन्वेस्ट करें, हमारे पास ज्यादा अच्छा से अच्छा मशीन हो, स्टॉक हो, ये आपका एसेट हो गया। और लायबिलिटीज का मतलब हुआ कि आप ज्यादा बैंक से कर्जा ना ले, किसी दूसरों से कर्जा ना ले, उधारी सामान ना खरीदे। तो आप हमेशा लायबिलिटीज को कम करके रखना और एसेट को बढ़ा के रखना अपने बिजनेस के अंदर, अगर आप चाहते हो कि आपका बिजनेस अच्छे से ग्रो करे तो। ठीक है, चलो अब दूसरा बात कर लेते हैं कि सर एसेट का कौन सा बैलेंस होता है। आगे चल के जब रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट पढ़ोगे तो देखोगे एसेट का डेबिट बैलेंस होता है। एसेट का कौन सा बैलेंस होता है, डेबिट बैलेंस होता है। ठीक है, अभी बस आप लिख लो, आपको अभी समझ में नहीं आएगा, आगे जब हम रूल पढ़ेंगे डबल एंट्री सिस्टम का तब आपको समझ में आएगा। लायबिलिटीज का बैलेंस क्या होता है, लायबिलिटीज का बैलेंस होता है क्रेडिट बैलेंस। सर लायबिलिटीज का क्रेडिट बैलेंस होता है। अब बात कर लेते हैं थर्ड, एसेट कहां दिखता है। तो एसेट को हम बैलेंस शीट के अंदर दिखाते हैं, वो भी राइट हैंड साइड में, सोन इन द राइट हैंड साइड ऑफ बैलेंस शीट, सोन इन द राइट हैंड साइड ऑफ बैलेंस शीट। ये कहां दिखाते हैं एसेट को, बैलेंस शीट के राइट हैंड साइड में, बैलेंस शीट के राइट हैंड साइड में। ठीक है, जब आप बैलेंस शीट बनाओगे तो देखोगे बैलेंस शीट के इस साइड यानी राइट हैंड साइड में आपका क्या रहता है, इस साइड एसेट रहेगा और लायबिलिटीज जो रहेगा वो लेफ्ट हैंड साइड में रहेगा। ठीक है, तो इस तरह से जब बैलेंस शीट बनाओगे तो देखोगे। ठीक है, तो सोन इन द राइट हैंड साइड ऑफ बैलेंस शीट। बट लायबिलिटीज के इस केस में क्या होगा, तो सर इसे हम लेफ्ट हैंड साइड में दिखाते हैं, तो सोन इन द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ बैलेंस शीट, लेफ्ट हैंड साइड ऑफ बैलेंस शीट। ठीक है, तीन ही आपको डिफरेंस दिमाग में रखने हैं। एसेट क्या होता है, फ्यूचर बेनिफिट होता है। लायबिलिटीज क्या होता है, ऑब्लिगेशन टू रीपे इन फ्यूचर। एसेट का डेबिट बैलेंस, लायबिलिटीज का क्रेडिट बैलेंस। एसेट को बैलेंस शीट के राइट हैंड साइड में दिखाते हैं, आपको देखो राइट और लेफ्ट, लेफ्ट हैंड साइड में लायबिलिटीज जाएगा और राइट हैंड साइड में क्या जाएगा, आपका एसेट जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा एसेट और लायबिलिटीज के बीच में डिफरेंस। चलो बच्चों, अब हम लोग बात करते हैं कैपिटल का क्लासिफिकेशन।
अब देखो हमने एसेट के बारे में बात कर ली, एसेट कितने टाइप के होते हैं बात कर ली कि एसेट 3 टाइप के होते हैं सर। एक तो होते हैं करंट एसेट, दूसरा नॉन करंट एसेट और तीसरा होता था फिक्टिशियस एसेट। लाइबिलिटीज की भी बात कर ली कि सर लाइबिलिटीज तो वैसे दो बांटते हैं, इंटरनल लाइबिलिटीज और एक्सटर्नल लाइबिलिटीज, बट मेनली अगर बोले तो लाइबिलिटीज को दो भाग में हमने बांटा, करंट लाइबिलिटीज और नॉन करंट लाइबिलिटीज। अब हम लोग बात करते हैं कैपिटल की क्लासिफिकेशन। तो देखो बच्चों, कैपिटल का जो क्लासिफिकेशन होगा उसको भी हम लोग दो भाग में बांट के पढ़ेंगे। सर हर जगह आप दो भाग बता रहे हो। देखो एसेट में तो हमने 3 पढ़ा, करंट, नॉन करंट और फिक्टिशियस, बट कैपिटल के अंदर 2 ही होगा। एक तो हो जाएगा फिक्स कैपिटल, एक क्या होगा, फिक्स कैपिटल, ठीक है, जिसको हम लोग बोलेंगे हिंदी में अगर आप बोलना चाहो तो स्थिर पूंजी। एक तो होगा फिक्स यानी स्थिर पूंजी और दूसरा होता है वर्किंग कैपिटल। दूसरा होता है वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल क्या होता है, कार्यशील पूंजी। वर्किंग कैपिटल क्या होता है, कार्यशील पूंजी। अब जरा सोचो, आप खुद सोचो कि आप अगर कोई धंधा करना चाहते हो तो आपको किस तरह के काम के लिए आपको पैसा चाहिए। तो सर एक तो चाहिए कि हम कोई बिजनेस शुरू कर रहे हैं, तो अगर हमारा बिजनेस मान के चलो मैन्युफैक्चरिंग का होगा तो हमें बहुत सारे फिक्स्ड एसेट्स खरीदने पड़ेंगे। जैसे हमें कोई मशीन खरीदने की जरूरत पड़ेगी, ठीक है, हमें लैंड की जरूरत होगी, हमें बिल्डिंग की जरूरत होगी। तो उस यानी हम अगर फिक्स्ड एसेट को परचेज करने के लिए हमें पैसे की जरूरत होगी। एक तो ये हो गया, उसको हम लोग उसके लिए जो हम पैसा लाएंगे, फिक्स्ड एसेट्स को परचेज करने के लिए जो पैसा लाएंगे उसको बोलते हैं फिक्स कैपिटल। इसे हमें बार बार लाने की जरूरत नहीं होगी। अब ध्यान से सोचना, एक बार आप लैंड खरीदोगे, मशीन खरीदोगे, बिल्डिंग खरीदोगे, आपको बार बार उसके लिए पैसा नहीं चाहिए, तो उस तरह के कैपिटल को हम लोग फिक्स कैपिटल बोलते हैं। दूसरा क्या है, दूसरा है डे टू डे बिजनेस को चलाने के लिए तो सर बहुत पैसा का जरूरत होगा, स्टाफ को सैलरी देना है, बिजली बिल देना है, किराया देना है, ठीक है, तो ये सब खर्चे, गुड्स खरीदना है, ठीक है, तो बहुत सारे खर्चे जो डे टू डे बिजनेस में होते हैं उसके लिए जो कैपिटल चाहिए उसको बोलते हैं बच्चों वर्किंग कैपिटल। ठीक है, तो हमने बात कर ली कि एक बिजनेस को चलाने के लिए 2 तरह का पूंजी चाहिए। एक तो शुरुआत में आपको पूंजी चाहिए कि आपको फिक्स्ड एसेट्स खरीदना है, आपको फिक्स्ड एसेट्स बाद में भी खरीदने की जरूरत होगी, लेकिन बार बार आपको खरीदने, बार बार क्या मशीन खरीदने की जरूरत है, बार बार बिल्डिंग खरीदने की जरूरत है, बार बार फर्नीचर खरीदने की जरूरत है, नहीं ना, उसको एक ही बार, इसीलिए वो चेंज नहीं होता, इसीलिए उसको हम फिक्स कैपिटल का नाम देते हैं। ठीक है, बट वर्किंग कैपिटल का मतलब है डे टू डे बिजनेस में जो खर्चा होता है, स्टाफ को सैलरी देना है, हर महीने देना है, बार बार देना है, बिजली बिल देना है, हर महीने देना है, बार बार देना है, रेंट देना है, तो इस तरह से उसको हम बोलते हैं वर्किंग कैपिटल। अब फटाफट मेरे साथ लिखो कि फिक्स कैपिटल क्या होता है। तो सर फिक्स कैपिटल होता है कैपिटल रिक्वायर्ड फॉर इन्वेस्ट इन फिक्स्ड एसेट्स। कैपिटल रिक्वायर्ड फॉर इन्वेस्ट इन फिक्स्ड एसेट, यानी अस्थायी संपत्ति को खरीदने के लिए, उसमें इन्वेस्ट करने के लिए जो कैपिटल चाहिए उसको फिक्स कैपिटल कहते हैं। अगर आपको हिंदी में समझना हो तो आप ये बोल सकते हो फिक्स्ड एसेट को खरीदने में, फिक्स्ड एसेट्स को खरीदने में जो पैसा लगता है, जो कैपिटल लगती है, फिक्स्ड एसेट्स को खरीदने में जो कैपिटल लगती है उसे हम क्या बोलते हैं, फिक्स्ड एसेट, फिक्स्ड कैपिटल बोलते हैं। दूसरा क्या हुआ सर, वर्किंग कैपिटल क्या हुआ, वर्किंग कैपिटल हुआ डे टू डे बिजनेस के लिए जो कैपिटल चाहिए, कैपिटल रिक्वायर्ड फॉर डे टू डे वर्किंग ऑफ बिजनेस, डे टू डे वर्किंग ऑफ बिजनेस। आपको अपना धंधा चलाने के लिए जो रोजमर्रे का जो खर्चा होता है उसके लिए जो कैपिटल चाहिए, ठीक है, रोज डे टू डे बिजनेस में जो खर्चा होता है उसके लिए जो कैपिटल चाहिए उसको वर्किंग कैपिटल बोलते हैं। जैसे आपको क्या चाहिए, आपको परचेज करना है गुड्स, आपको गुड्स की परचेज करनी है तो उसके लिए आपको कैपिटल चाहिए, आपको स्टाफ को सैलरी देना है तो उसके लिए कैपिटल चाहिए, रेंट देना है, तो आपको जो डे टू डे का खर्चा है, ठीक है, तो ये सब जो है वो इसके लिए जो पैसा चाहिए उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वर्किंग कैपिटल बोलते हैं।
ठीक है। अब देखो वर्किंग कैपिटल के लिए एक इक्वेशन है या आप बोल सकते हो एक फॉर्मूला है। वर्किंग कैपिटल के लिए फॉर्मूला क्या होता है, अगर आपको कभी कभी क्वेश्चन आपको वर्किंग कैपिटल निकालने के लिए बोलता है तो वर्किंग कैपिटल इक्वल टू हो जाएगा, वर्किंग कैपिटल इक्वल टू हो जाएगा, आप जब अपने करंट एसेट में से, आप अपने करंट एसेट में से जब करंट लायबिलिटीज को माइनस कर दोगे, करंट एसेट में से जब करंट लायबिलिटीज को माइनस कर दोगे तो ये आपका बन जाएगा वर्किंग कैपिटल। ये आपका क्या बन जाएगा, वर्किंग कैपिटल। करंट एसेट में से करंट लायबिलिटीज को, सर क्या ये फॉर्मूला रटवा रहे हो? बिल्कुल हम रटाएंगे नहीं, हम इसको समझाएंगे, लेकिन इसका चैप्टर है अकाउंटिंग इक्वेशन, इसमें आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, सारे फॉर्मूलाज वगैरह आपको अकाउंटिंग इक्वेशन के अंदर समझ में आ जाएगी। अभी बस आप इतना समझ लो कि कैपिटल कितने टाइप के होते हैं, दो टाइप के होते हैं, फिक्स कैपिटल, दूसरा वर्किंग कैपिटल। फिक्स कैपिटल क्या होता है, आपको फिक्स्ड एसेट्स खरीदने के लिए जो पैसा चाहिए, उस जो कैपिटल चाहिए उसको फिक्स कैपिटल बोलते हैं। डे टू डे बिजनेस को चलाने के लिए जो कैपिटल चाहिए उसको वर्किंग कैपिटल बोलते हैं। वर्किंग कैपिटल इक्वल टू होता है करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटीज। ठीक है, चलो, तो आई होप अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो आज का क्लास हम लोग यहीं पे खत्म करते हैं बच्चों। कैसा लगा क्लास? देखो बच्चों, आप लोग से एक बात के लिए मैं जरूर नाराज रहता हूं कि आप लोग कोई सा भी, आप लोग को कुछ भी आपको क्वेरीज नहीं आती। ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप अगर अच्छे से पढ़ रहे हो तो आपके कुछ डाउट नहीं बन रहे हो। देखो, अगर आप आज डाउट नहीं पूछोगे तो हो सकता है कि कल जाके आपको अच्छे से समझ में ना आए। इसीलिए जो जब कभी भी मन में कोई भी डाउट हो, आपको हिंदी में लिखना आता हो तो हिंदी में टाइप करके कमेंट्स कर दो कि सर हमें ये डाउट है। ठीक है, आपको इंग्लिश में आता है इंग्लिश में कर दो, मैथिली में आता है मैथिली में कर दो, भोजपुरी में आता है भोजपुरी में कर दो, जिस लैंग्वेज में आता है आप डाउट करो, आपका डाउट का सॉल्यूशन मैं दूंगा। ठीक है, क्योंकि देखो मेरा पर्पस केवल पढ़ाना नहीं है, हमारा पर्पस है आप लोग को अच्छे से एक काबिल बनाना कि आप कॉमर्स को अच्छे से समझ सको। ठीक है, अगर हम ये नहीं कर पाते तो फिर मेरा पढ़ाना व्यर्थ हो जाता है। ठीक है, इसीलिए मेरा रिक्वेस्ट होगा कि आप क्लासेस बस देखो नहीं, बस ऐसा नहीं कि सर पढ़ाए तो वीडियो देख लिए बस बंद कर दिए। देखो आपका काम क्या है, क्लासेस को देखना, नोट्स तैयार करना, क्लासेस को समझना, और आपके जो डाउट्स हैं, ठीक है, वो आपको बस पूछना है। और मैं हर क्लासेस के अंत में आपको क्विज लेके लाता हूं, आपको क्विज का जवाब देना है। हमें लगता है कि आप लोग को समझ में नहीं आ रहा है इसीलिए आप क्विज का रिस्पॉन्स नहीं करते हो। देखो आज भी मैं आपके लिए अच्छे से खोज के मैंने क्विज लाया है। आप देखो, आपको दो कॉलम दिया है, कॉलम 1 और कॉलम 2, आपको मिलाना है। ठीक है, तो आप अच्छे से समझो। अब 1 का A होगा, B होगा, C होगा, D होगा, ये आपको कमेंट्स करके बताना है। तो मुझे आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। नेक्स्ट क्लास देने से पहले आप कौन कौन से बच्चे हमारे क्लास देख रहे हो और कमेंट्स करके बताना कि आपको कहां समझ में आया, कहां समझ में नहीं आया। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।